तो ये क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। आज केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये देखेंगे क्या नाम इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। बाद बाकी अगर हम सीधा चैप्टर पे चलें तो लाइफ प्रोसेस जो है ना, हिंदी में अगर हम देखें तो लाइफ में जीवन होता है, प्रोसेस में प्रक्रिया। तो बेसिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो उसको लिविंग कहलाती हैं, वो एक्टिविटीज़, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस चीज़ को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो बेसिक एक्टिविटीज़ में तो डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन और ये सब चीज़ें हम लोग जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, तो वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेस में ही इंक्लूड होती हैं और ये सब बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो NCERT का जो इंट्रोडक्शन है 6.1 के ऊपर जो टॉपिक है, केवल एक हल्का फुल्का जो इंट्रोडक्शन दिया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। तो बेसिकली जो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग बायोलॉजी का सोच रहे हैं कि ये 2 महीने में कंप्लीट हो जाए बायोलॉजी, तो ठीक है, ठीक, यानी कि पूरी कोशिश रहेगी कि 2 महीने में बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में जो पहला है, जो इंट्रोडक्शन में पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि बातों की जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है, बातों की और जो बोर्ड्स का सिलेबस है, वो सब अपना बेस जो है वो NCERT मान के ही बनाते हैं। तो ये सभी के सभी बोर्ड जो पूरे ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया में जो भी बोर्ड्स हैं, उनमें सभी का सभी बोर्ड का जो बेस होता है, बोर्ड की जो बुक्स होती हैं उनका जो बेस होता है वो NCERT ही होता है। इसलिए NCERT अगर क्लियर है तो कोई भी बोर्ड हो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये NCERT या CBSE का सिलेबस है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग कंप्लीट करेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। जो NCERT में जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्लियर कट डिफरेंसेस नहीं होते हैं। अगर हम लोग बात करें क्लास 10 तक की, तो लिविंग में जो ग्रोथ कर रहा होगा, रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, ठीक है, ये सब जो प्रोसेस कर रहा होगा उसको हम लोग लिविंग कहेंगे। बाद बाकी जो चीज़ें होंगी वो लिविंग में नहीं आती, ठीक है। हम लोग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में तो प्लांट्स मूव भी नहीं करते, तो हम लोग उनमें कैसे कहेंगे कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। तो आप जैसे NCERT में दिया है कि कुछ जब प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, जब प्लांट डेड हो जाता है तो जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन नहीं रहती, सूख जाती हैं वो, है ना। तो बेसिकली अगर हम पत्तियों के कलर की बात करें कि अगर हम उसके आधार पर कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हम उसका कोई वो बेस नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियाँ ग्रीन ना होकर कुछ दूसरी डिफरेंट कलर्स ही होती हैं। तो देखा जाए तो जो कलर ऑफ लीव्स है वो डिपेंड करता है पिगमेंट्स पर, कि उसमें कौन सा पिगमेंट है, ठीक है। तो जो पिगमेंट डिसाइड करेगा, जो पिगमेंट होगा उस लीफ में, लीफ का कलर वही होगा, ठीक है। सपोज अगर हम बात करें कि जो लीफ है उसमें जो कलर है वो फाइकोएरिथ्रिन है, ठीक है। अब जो फाइकोएरिथ्रिन होता है उसका जो कलर होता है ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। तो देख, अगर डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे किसी लीव में, तो लीव्स के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। तो ये हम लोग बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि पत्ती अगर हरी नहीं है तो वो प्लांट डेड है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो ये याद रखना। तो बात करें अगर हम लोग कलर ऑफ लीव्स की, तो प्लांट्स में हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, अगर प्लांट कोई डेड है तो कुछ टाइम बाद वो दिखने लगता है कि हाँ वो ये जो प्लांट है वो चला है कि नहीं चला है। हम लोग जो प्लांटेशन करते हैं, अलग अलग जो पौधे रोपते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं, सब लोग मोस्टली अगर गाँव का व्यक्ति हुआ वो तो जान जाता है, उसको पता होता है कि प्लांट चला या नहीं चला, ठीक है। तो ये जो कलर ऑफ लीव्स होता है उससे डिसाइड नहीं होगा कि कोई भी प्लांट जो है वो लिविंग है या डेड है। बात करें अगर हम लोग एनिमल्स की, तो एनिमल्स में जो
बेस होता है। एनिमल्स में तो अगर जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, यानी कि जो कैरेक्टर्स दिखते हैं, तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स में सपोज वो चल रहा होगा, ठीक है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा या कोई कार्य कर रहा होगा, ठीक है, तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे हाथ वगैरह कुछ भी चला रहे हैं तो उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हाँ सामने वाला जिंदा है, लिविंग है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कोई चीज़, कोई एनिमल है या कोई ह्यूमन ही है, तो वो ह्यूमन सो रहा है, ठीक, तो अगर सो रहा है तो हम लोग उसको लिविंग कैसे कह सकते हैं? तो सब लोग जानते हैं कि क्या नाम, अब कोई सो रहा है तो ब्रीथ कर रहा होगा, सांस ले रहा होगा। अब सांस ले रहा है तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि हाँ ब्रीदिंग कर रहा है, तो वो लिविंग है ही, क्योंकि नॉन लिविंग जो डेड बॉडीज़ होती हैं, यानी कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो वैसे ही नॉन लिविंग होती हैं, वो ब्रीदिंग तो करती नहीं है, तो ब्रीदिंग कर नहीं रही है, यानी कि, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग अगर ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं तो बहुत, अब ऑब्जर्वेबल अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ब्रीथ करते हैं लेकिन हमको दिखता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम दो ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे टर्टल एंड क्रोकोडाइल्स की, तो जैसा हम लोगों ने अभी हम लोग अभी कह रहे थे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ पर जब वो स्लीप करते हैं या सोते हैं तो वहाँ पर जो मोमेंट होता है वो विजिबल नहीं होता है। एज सच अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जब ब्रीथ कर रहा होगा तो तुमको मूवमेंट दिखेगा। जब इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करते हैं तो हम हमारा जो चेस्ट है वो थोड़ा स्वेलअप होता है, ठीक है। जो एक्सहेल करते हैं यानी कि सांस छोड़ते हैं तो वो दबता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? जो मोमेंट होता है वो डायफ्राम की वजह से होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जब हम लोग इनहेल करते हैं एयर तो लंग्स में हवा बढ़ती है, ठीक है, तो डायफ्राम जो होता है वो नीचे शिफ्ट होता है। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो लंग्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हवा बाहर निकलती है, ठीक है, हवा बाहर निकलती है। तो हवा जब बाहर निकलेगी तो डायफ्राम ऊपर शिफ्ट होता है। तो सपोज अगर हम बात करें जैसे ये हमारा लंग है, ठीक है, अब लंग्स के नीचे ये जो डायफ्राम होता है, ठीक है, तो एयर अगर आई अंदर आई तो ये इधर मूव करेगा, ठीक है, ये इधर मूव करेंगे और ये नीचे शिफ्ट होगा। तो जब ये नीचे शिफ्ट होगा तो ये भी नीचे शिफ्ट होगा, जो डायफ्राम है अब ये भी नीचे शिफ्ट होगा। तो हम लोगों ने सांस लिया तो ये सब एक्सपेंड, ये जो लंग्स है ना, लंग्स की वॉल एक्सपेंड कर गई। जब वॉल एक्सपेंड कर गई तो नीचे जो डायफ्राम है, अब सारी की सारी वॉल्स एक्सपेंड कर रही हैं, तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो डायफ्राम भी नीचे आएगा, डायफ्राम नीचे आया, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी कैविटी को स्पेस चाहिए जहाँ पर लंग्स होती हैं। जो लंग्स होते हैं उसको हम लोग पल्मोनरी कैविटी बोलते हैं। तो वहाँ पर जब हमने इनहेल किया तो वो फूल गया क्योंकि हवा अंदर चली गई, तो जो स्पेस था वो बढ़ गया, डायफ्राम शिफ्ट हो गया नीचे। लेकिन जब हमने एक्सहेल किया, यानी कि हवा जब छोड़ी तो ये जो एयर होंगे वो अंदर की तरफ पॉइंट आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे। तो देखा जाए तो कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं या सांस लेते हैं तो डिपेंड करता है, पल्मोनरी कैविटी जब हम लेते हैं तो स्पेस बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्यूपाई कर लेता है एयर, ठीक है, लंग्स का स्पेस तो ये नीचे। जब एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि ये लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जब सांस लेते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, ठीक है। तो क्योंकि टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स होते हैं उनमें कोई डायफ्राम नहीं होता है, इसलिए जो मोमेंट होता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग वो विजिबल नहीं होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बात करें अगर हम लोग डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग की, तो एनसीईआरटी में एक लाइन है कि विजिबल मूवमेंट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर लाइफ। वो इसीलिए क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म हैं वो ब्रीदिंग कर भी रहे हैं लेकिन वहां पर मोमेंट हो ही नहीं रहा है। तो जो विजिबल मोमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पर्सन है वो अगर ब्रीदिंग कर रहा है और वहाँ मोमेंट नहीं हो रहा तो हम उसको कह सकते हैं कि वो मरा हुआ है। ऐसे तो टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स हम लोग बोलते हैं उनको नॉन लिविंग, है ना, यानी कि डेड। तो विजिबल मोमेंट जो है ना वो लाइफ के लिए कंसीडर नहीं कर सकते हैं एक डिफाइन करने के लिए। तो क्या चीज़ कंसीडर कर सकते हैं? अब जैसे क्लास 11th है उसमें हम लोग बात करते हैं जो जब लिविंग और नॉन लिविंग की बात करते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो पहले ही चैप्टर है उसमें हम लोग बात करते हैं
कि लिविंग और नॉन लिविंग में जैसे ग्रोथ करते हैं, तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ दो तरीके की होती है। अब ग्रोथ दो तरीके की होती है, एक तो इंट्रिंसिक होता है, ठीक, और दूसरी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो एक्सट्रिंसिक होता है। तो इंट्रिंसिक यानी कि अंदर से, और एक्सट्रिंसिक की अगर हम बात करें वो होता है बाहर से। तो ये अंदर से और ये बाहर से। तो इंट्रिंसिक जो होता है, जब सेल डिवीजन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होता है, वो अंदर से डिवाइड करता है, ठीक है। अंदर जो सेलुलर सेल्स होती हैं वो सेल विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन सेल डिवाइड करती हैं। तो ये जो इंट्रिंसिक होता है ये होता है लिविंग में, ठीक है, और ये होता है नॉन लिविंग में। एक बात जान लो कि नॉन लिविंग और लिविंग को जो डिफाइन कर सकते हैं, हमें वो कैरेक्टर्स चाहिए जो केवल और केवल लिविंग में हो, नॉन लिविंग में बिल्कुल भी ना हो। तो ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी हो रही है, भले ही वो एक्सट्रिंसिक हो रही है, यानी कि बाहर से हो रही है। कोई भी चीज़ हम लोग नॉन लिविंग लें, चाहे हम लोग गिट्टी, मोरम, बालू, जो कुछ भी लें, ठीक है। अब वो हम लोग ले रहे हैं तो एक ट्रॉली मैंने डाली, उसके ऊपर दूसरा ट्रॉली डाल दी, उसके ऊपर दूसरा ट्रॉली डाल दी, तो उसका ढेर तो बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग ऊपर से डाल रहे हैं इसलिए, यानी कि बाहर से डाल रहे हैं, तो वो जो ग्रोथ हुई, जो बढ़ा, जो ढेर बढ़ा, वो बाहर से बढ़ रहा है, इसलिए नॉन लिविंग में बाहर से ग्रोथ होगी। लेकिन इंट्रिंसिक यानी कि अंदर से, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है, सेल डिवीजन, विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो कोशिका विभाजन जो होता है वहां से, वहां जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो लिविंग में होती है, ठीक है। तो ग्रोथ भी हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, किसके लिए? लिविंग के लिए, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो रही है, ठीक। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन भी, अगर सभी से हम लोग जैसे पूछते हैं तो कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग के लिए परफेक्ट वर्ड है कि नहीं, कि नॉन लिविंग तो होते हैं वो रिप्रोडक्शन तो करते नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो सभी के मन में आ रहा होगा कि जो रिप्रोडक्शन है वो तो लिविंग ही करते हैं, तो वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होना चाहिए लिविंग के लिए। लेकिन रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग के लिए होता ही नहीं है, यानी कि हम लोग जरूरी नहीं है कि ये कोई ऑर्गेनिज्म जो है सामने, हम कह रहे हैं कि कोई भी ह्यूमन है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ ये रिप्रोड्यूस कर ही सकता है, क्योंकि काफ़ी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर ह्यूमन जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये ज़रूरी है, ये बिल्कुल सही है जो सब लोग सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हो कि जो रिप्रोडक्शन है वो करता लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट होगी वहाँ पर रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। सपोज कोई भी जो व्यक्ति है जैसे टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम जो एक्चुअली होता है, हम लोग किसी लड़की में जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, ठीक है, यानी कि XO टाइप का होता है, ठीक है। ये ऐसी लड़कियां रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, स्टेराइल फीमेल होती हैं, ठीक है। तो जो फीमेल होती हैं वो स्टेराइल का मतलब होता है जो रिप्रोड्यूस ना कर सके, स्टेराइल, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और, तो सपोज अगर हम बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे ले रहे हैं NCERT से ही। तो ये याद रखना कि ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो NCERT से ही हैं, तो रिमेंबर यानी कि याद कर लेना ध्यान से, ठीक है। ये XXY का कॉम्बिनेशन होता है इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, यानी कि फेमिनाइन कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी स्टेराइल होते हैं, ये मेल में होता है, ठीक है, और ये फीमेल में होता है। अब हम बात करें जैसे, तो ह्यूमंस के अलावा अगर हम कुछ और ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो सपोज अगर हम बात करें वर्कर बीज की, तो जो वर्कर बीज होती हैं, ठीक है,
वो स्ट्राइल होती है, ठीक है, वो भी। फिर बाद बाकी अगर हम बात करें जैसे जो म्यूल होता है वो भी स्ट्राइल होता है, ठीक है, खच्चर। तो ये सभी की सभी हैं तो लिविंग, वर्क करते हैं, सब में होता है, ठीक है, ग्रोथ भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं लिविंग के तौर पर, बस जस्ट रिप्रोड्यूस नहीं करते। इनमें हर चीज़ होगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ब्रीदिंग होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, हर चीज़ होगी, हर वो बेसिक लाइफ प्रोसेस जो एक लिविंग के लिए ज़रूरी है, जस्ट एक चीज़ रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो कोई चीज़ अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है, ठीक है, तो हम उसको लिविंग नहीं कह सकते हैं। तो क्योंकि रिप्रोडक्शन जो नहीं कर रहे हैं वो भी तो लिविंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा हो तो वो नॉन लिविंग हो, वो लिविंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो डिसाइड करती है कि लिविंग और नॉन लिविंग में, जो परफेक्टली डिसाइड करती है वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो एक्चुअली होता है वो होता है जितनी बॉडी और सेल्स में जितनी भी रिएक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी में, सेल्स के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी कंपाउंड बन रहा हो सेल से, यानी कि कोई सिंथेसिस रिएक्शंस हो, सपोज अगर हम बात करें तो उनमें हम लोग बात करते हैं कैटाबोलिक और एनाबोलिक, ठीक है। तो बहुत कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो ब्रेक डाउन कर रही होती हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, जैसे रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ O2 ब्रेक डाउन करता है CO2, H2O और एनर्जी में, ठीक है। तो वो रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है, वहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन करता है, टूटता है, यानी कि कोई भी चीज़ टूटती है तो वो होता है कैटाबोलिक रिएक्शंस, यानी कि वो होता है कैटाबोलिज्म, ठीक है। लेकिन कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो जुड़ती हैं, जहाँ पर जो कंपाउंड्स होते हैं वो बनते हैं, वहाँ पर होता है एनाबोलिज्म, ठीक है। तो सिंपल अगर हम लोग उसको बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं हिंदी में, कैटाबोलिज्म यानी कि टूटना और एनाबोलिज्म यानी कि जुड़ना। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, केवल और केवल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग और नॉन लिविंग में। डिफरेंशिएट करने के लिए मेटाबॉलिज्म काफ़ी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वेदर दे आर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, वो सारी की सारी केवल लिविंग में होगी, नॉन लिविंग में बिल्कुल भी नहीं होंगी। लेकिन अब एनसीईआरटी में अब जैसे कोई सोचे कि जो रिएक्शंस होती हैं वो तो हम लोग लैब में भी परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल जो रिएक्शंस होती हैं वो लैब में भी एज सच परफॉर्म की जा सकती हैं, लेकिन वो एक लेबोरेटरी रिएक्शंस है, ठीक है। वो किसी सेल में रिएक्शन नहीं हो रही है, किसी लिविंग सेल में रिएक्शन नहीं हो रही है। जो लिविंग सेल में रिएक्शंस हो रही हों उनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। लेकिन आउटसाइड द सेल किसी लैब में अगर परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी लेबोरेटरी में, तो वहाँ पर वो रिएक्शंस नॉन लिविंग यानी कि लिविंग नहीं होंगी, उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। वो हम लोग रिएक्शंस जो परफॉर्म करते हैं वो कंपाउंड को एग्जामिन करने के लिए परफॉर्म करते हैं वो एज सच, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन उनको नहीं कह सकते हैं जो लैब में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एक लिविंग सेल होनी चाहिए, सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो लिविंग में ही होंगी, वो नॉन लिविंग में बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है। एक और चीज़ है जो अच्छे से डिफाइन करती है कॉन्शसनेस, सचेतन। तो कॉन्शसनेस होता है जैसे किसी ने एक थप्पड़ मारा तो तुमने भी उसको रख दिया, ठीक है, ये होता है कॉन्शसनेस। कुछ लोग सॉरी कर लेते हैं तो वो भी कॉन्शसनेस है, ठीक। गलती होती है तो माफ़ी मांगना, वो भी कॉन्शसनेस है। हर चीज़ जो हमारा जो आउटसाइड, जैसे हम लोग बात करें फियर यानी कि डर की, ठीक है, गुस्से की, ये सब कॉन्शसनेस जो होता है ये सब करता लिविंग ही है। ठंड, अगर हम किसी ठंडे इलाके में गए तो वहाँ पर ठिठुरना, वो भी कॉन्शसनेस है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वो हमारे ऊपर कुछ इम्पैक्ट डाले या कुछ प्रभाव डाले, ठीक है, तो और हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे। जैसे हम लोग ठंड में जाते हैं तो दांत कटकटाने लगते हैं, ठीक है, ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीना आने लगता है, ये सब चीज़ें। तो जो कॉन्शसनेस है एक्चुअली वो कभी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा। ये होता है कॉन्शसनेस। तो कॉन्शसनेस और मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं।
अब वैसे तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे किसी के पास एक सेलुलर स्ट्रक्चर है तो वो लिविंग, इसी में अगर हम बात करें जैसे वायरस, तो बहुत लोग होते हैं तो वायरस को लिविंग कहेंगे, लेकिन वायरस एक्चुअली उसको लिविंग या नॉन लिविंग में ये टर्म डिफाइन कर ही नहीं सकते वायरस, क्योंकि वायरस जब भी बाहर होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एक डेड स्टेट में होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको नॉन लिविंग तब कह सकते हैं। लेकिन अंदर होता है तो वो अपना वर्क करता है, तब वो लिविंग हो जाता है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो मरने के बाद जी सकता है। तो बाहर ऑर्गेनिज्म मर गया, बाहर वायरस मर गया और अंदर जाके लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाके वो अपना कार्य कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तो वहां पर जाके लिविंग हो गया, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म मर के जिंदा नहीं हो सकता, ठीक है, जिंदा होके मर जाएगा लेकिन मर के कभी भी जिंदा नहीं हो सकते। तो वायरस एज अ लिविंग या नॉन लिविंग हम लोग बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे वर्ड। तो हम लोग इसके लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं एक्टिव या इनएक्टिव। वायरस के लिए एक्टिव और या इनएक्टिव, यानी कि बाहर अगर है आउटसाइड ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, यानी कि कुछ कार्य नहीं कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गया, इन्फेक्ट किया, ठीक है, तब तो वो अपना कार्य कर रहे हैं ना, तब वो एक्टिव स्टेट में हो गया। तो वायरस के लिए एक्टिव और इनएक्टिव वर्ड सबसे सटीक है, लिविंग और नॉन लिविंग वर्ड सटीक है ही नहीं, क्योंकि हमने अब आपको पहले कारण बता दिया है, ठीक है। तो एक्टिव या इनएक्टिव वायरस के लिए, तो हमारा लिविंग हो गया, नॉन लिविंग और हाँ, तो ये नोट डाउन करते रहना कंटिन्यूसली, ठीक है, और पेपर प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, ये याद रखना आप लोग, ठीक। अब जो हमारे पास एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन है उसमें हम लोग ये देखते हैं, वो हमसे कह रहा है इज इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। सभी लोग सोच लो कि कुछ काफ़ी बच्चे थे जिनको पढ़ा रहे थे, वो बोलते हैं नहीं, क्योंकि अगर इनविजिबल है तो वो किसी काम का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इनविजिबल है तो उससे मतलब ही नहीं है, लेकिन वो बहुत काम का है। सपोज अगर हम बात करें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, हम लोग O2 ले रहे हैं और CO2 हम लोग छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है O2 को और CO2 को, ठीक। अब ब्लड में क्या RBC तो होता है ना, और भी चीज़ें होती हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर O2 और CO2 जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनविजिबल मॉलिक्यूल्स ही हैं, क्योंकि हम लोग O2 और CO2 देख नहीं सकते हैं, ब्लड हम लोग देख नहीं सकते, ब्लड हम लोग देख सकते हैं लेकिन अंदर हम लोग नसों में नहीं देख सकते हैं। तो जो ब्लड होता है वो O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट तो कर ही रहा है। अगर ब्लड O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट करना बंद कर दे तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा, मर जाएगा वो तो, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई भी अगर डेड है तो वो सांस लेगा ही नहीं, सांस लेगा ही नहीं तो O2 जाएगा ही नहीं, O2 जाएगा ही नहीं तो ब्लड को O2 मिलेगा नहीं, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो जरूरी है भाई, और इफ यस देन व्हाई, क्योंकि अगर ये प्रोसेस होगी नहीं तो आदमी मर गया, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो गया। तो वो अब केवल ब्लड O2 और CO2 ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, न्यूट्रिशन भी तो इधर से उधर फूड ट्रांसपोर्ट करता है ना, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी तो ट्रांसपोर्ट करता है। उसमें भी अगर हम बात करें प्लांट्स में भी, तो वहां भी यही चीज होती है। विद द हेल्प ऑफ CO2 वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं। अब खाना बनाने के बाद इधर से उधर पहुंचाते भी तो हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में होता है जाइलम, ठीक है। अब जाइलम होता है, जाइलम के बाद उसमें क्या होता है, फ्लोएम, फ्लोएम भी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते क्या है एक्चुअली, तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम एक तो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। मिनरल्स में जैसे Na+ है, ठीक है, K+ है, ये मिनरल्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं।
जाइलम। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जो पत्तियां फूड बनाती हैं वो हर एक प्लांट पार्ट तक पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। तो फूड ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जो यानी कि वहाँ पर जो फूड होता है वो तो काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होता है ना, जो ग्लूकोज बनता है वो हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो वो भी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, तो वो इधर से उधर मूव करते हैं ना। अगर ये मूव ना करे यानी कि फूड अगर मूव ना करे तो प्लांट तो मर ही जाएगा। सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो रिप्रोड्यूस करें या ना करें, ठीक है, चाहे वो बीज हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे मेल या फीमेल, जिसको टर्नर या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहें, किसी में भी। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी, ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते, माइक्रो मॉलिक्यूल्स उनको कहते हैं जो नेक्ड आई से हम लोग उसको नहीं देख सकते, तो वो मूव करते हैं इनसाइड द बॉडी। अगर मूव ना करें तो क्या होगा, मर जाएगा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने पहले भी बताया O2 और CO2 हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है। O2 और CO2 जो इनहेल करते हैं उसको हम लोग देख नहीं सकते, इन द फॉर्म ऑफ गैस होता है। ब्लड O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट तक O2 पहुंचाता है और हर एक बॉडी पार्ट से CO2 लेता है ब्लड, और लेने के बाद कहाँ छोड़ता है, लंग्स में, ठीक है, और लेने के बाद लंग्स में छोड़ता है। तो और लंग्स जो है वो हम लोग बाहर एक्सेल कर देते हैं CO2। अब ये जो O2 है वो हम लोग लेते हैं, फिर लंग्स के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट, हर एक ऑर्गन, हर एक सेल के पास O2 जाता है। हर एक ऑर्गन के पास O2 जाएगा, हर एक ऑर्गन के पास ग्लूकोज जाएगा, ठीक है। और जो ग्लूकोज और O2 जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CO2 H2O और एनर्जी, जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है। तो ये ग्लूकोज और O2 प्लस जो ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, CO2 H2O और एनर्जी, यही होती है रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो हमारे लिए ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है, ये इस प्रोसेस से हम लोग देख चुके हैं। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट यहाँ भी होता है, और ज़रूरी फूड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मर जाएगा। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर ये ट्रांसपोर्ट ना हो, वाटर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट ना हो, यानी कि वो पौधा मर ही जाएगा। एनिमल्स में तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एनिमल के लिए, ठीक है, लिख लो। अब अगर हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी कि जैविक संगठन, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो एक डेफिनेट वे में, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक डेफिनेट वे में अगर कोई सपोज हम लोग जो मकान बनाते हैं तो हम लोग उसमें सब चीज़ें पहले इकट्ठा करके रखते हैं, रखने के बाद चीज़ें एक डेफिनेट वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि मसाला बनाते हैं, ईंटें रखते हैं, फिर ईंटों के ऊपर मसाला, फिर ईंटें, फिर ईंटों के ऊपर एक मसाला, फिर ऐसे करके हमारी दीवार बनती है, पिलर्स बनते हैं, पिलर्स के ऊपर फिर छत बनती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले छत बना ली और छत फिर उठा के ऊपर रखवा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक डेफिनेट वे होता है कोई भी काम करने का, कोई भी काम करवाने का एक डेफिनेट वे होता है, ठीक, एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, ठीक है, जो हर एक उसी ऑर्डर में हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना होता है। कोई भी वर्क जो होता है एक डेफिनेट ऑर्डर में करवाना होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब यानी कि एक सबसे छोटे स्टेज में होगा, ठीक है, उससे फिर अलग अलग स्टेजेस बनती हैं, ठीक है। हम लोग एडल्ट ऐसे ही नहीं बन गए, ठीक है, कुछ क्रोमोसोम्स आए, कुछ क्रोमोसोम्स माँ ने दिए, पापा ने दिए, एक सेल बनी, फिर सेल से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बना, सेल डिवीजन से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज जब हमारी अर्थ थी और जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले एटम्स बनते हैं, एटम्स बने, एटम्स तो पहले से ही थे, ठीक है, फिर एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है।
यहाँ पर एक्चुअली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही लिखा क्योंकि क्लास 10th का सिलेबस है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फिर क्या बना, प्रोटोप्लाज्म बना। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म सब लोग जानते हैं, जो सेल के अंदर का जो फ्लूइडी पार्ट होता है, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है, वो होता है प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, अब क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये नॉन लिविंग में हो, ये नॉन लिविंग है एक प्रोसेस। ठीक है, अब जो प्रोटोप्लाज्म बना, तो प्रोटोप्लाज्म के बाद फिर बनता है हमारा सेल। सेल से बना टिश्यू, एक सेल से बहुत सारे सेल्स जब डिवाइड होके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बनाते हैं टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से जो मिलके बनता है वो बनता है इंडिविजुअल, यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब फिर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन, फिर एक कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, ये सब उसके आगे बनता चला जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये होता है लिविंग में। तो यही है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक डेफिनेट वे में जब हमारे जो अर्थ बना, ठीक है, तो अर्थ जब बना तो इसमें जरूरी नहीं था कि पहले इंडिविजुअल हुआ, फिर इंडिविजुअल से फिर ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन बना, फिर टिश्यू, फिर सेल से एटम बना। ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल वाहियत किस्म का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक डेफिनेट ऑर्डर है एटम से लेके इंडिविजुअल तक बनने का। तो यही होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक डेफिनेट ऑर्डर है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो बना कैसे। एवोल्यूशन अलग चीज़ है कि हम लोग कहाँ से इवॉल्व हुए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो इंडिविजुअल बना वो कैसे बना, वो एक डेफिनेट ऑर्डर में जो चीज़ें हुई उसको हम लोग बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जैविक संगठन। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है आज। अब ये, लेकिन जरूर ये बिल्कुल भी गलत फहमी मत रहना कि जस्ट इंट्रोडक्शन था तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो भी लेक्चर है, जो पहला लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन था ज़रूर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब व्हाट और लाइफ प्रोसेस ये हम लोग अलग आगे लेक्चर में देखेंगे। तो फिर भी हम बता दें कि आगे जो लेक्चर्स होंगे उसमें जो लाइफ प्रोसेस से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, यानी कि जो प्रोसेस होती हैं जो लाइफ को डिफाइन कर सकती हैं, कोई भी प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो लाइफ को डिफाइन कर सकती हैं, जो बेसिक प्रोसेस होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, डाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वगैरह, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्रीदिंग सिस्टम, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये जो अभी हमने जो प्रोसेस बोले, ये सारे के सारे बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते ही होते हैं। तो यही है वाटर लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में ये हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आज का लेक्चर था। ठीक है, नोट डाउन करते चलना, जो क्वेश्चंस बने, जो क्वेश्चंस हो जाएं एनसीईआरटी या किसी बुक से, वो करते चलना, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 महीने के लगभग बोर्ड बचा है। ठीक है, और आज तो वैसे ही 25 दिसंबर है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ प्लीज़ कंफर्म करके चलना कि अपना प्रैक्टिस करते रहना रेगुलरली। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम है भी नहीं ज़्यादा। ठीक है, और ये नोट डाउन कर लेना, भले ही मैंने बीच में रफ कर दिया हो, तो बीच में भले ही मैंने रफ कर दिया तो वो चीज़ नोट डाउन करते चलना, क्योंकि अपने हिसाब से नोट्स बनाते चलना। ठीक है, थैंक यू। पसंद आए तो लाइक करना।